में फर्स्ट टॉपिक देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये इसका आपका रिवीजन वीडियो है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। देखिए लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, अगर आप इसके नजदीक किसी दूसरी करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो इसके अराउंड इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसके अराउंड इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट। रिजल्ट क्या होगा कि दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसी फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अब ऐसा कह सकते हैं जब कोई दूसरा कंडक्टर एक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडक्टर होगा, जो कि सेकंड होगा, तो ये वाला कंडक्टर क्या करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी आपने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हो, इसका फॉर्मूला क्या है, तो फटाफट देख लेते हैं, बहुत इजी है। एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं आई, इसके नजदीक एक चार्ज ले लेते हैं क्यू, जो कि फिलहाल एट रेस्ट है। देखिए इसके अंदर तो चार्जेस क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, और मूविंग चार्ज क्या बनाते हैं, करंट। यहाँ पे ये वाला चार्ज रेस्ट पे, तो इसके अराउंड कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अराउंड कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, जब तक ये चार्ज रेस्ट पे है तो ये वायर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, नो फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चार्ज को मूव करवाना शुरू करेंगे फिर क्या होगा, क्यू चार्ज है, डिस्टेंस r पे पड़ा है, विद वेलोसिटी v ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर गया, तो ये वायर क्या करेगी, इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर देगी। कारण क्या होगा, क्योंकि जब चार्ज मूव कर गया इसके अराउंड भी क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मूविंग चार्ज क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों मैग्नेटिक आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब इस फोर्स को देखना हमने कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, देखिए ये जो फोर्स लगाएगी वायर इसके ऊपर, ये 3 से 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है आपका उस चार्ज का वेलोसिटी, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना स्ट्रॉन्ग इसके अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उतना स्ट्रांगली दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। दूसरा जो आपका फैक्टर रहेगा वो होगा उस चार्ज का चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, क्योंकि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट बनेगा इसके अराउंड, और उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो तीसरा फैक्टर रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एंगल, साइन थीटा। इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड और इस चार्ज की वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बनता है उसके ऊपर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, और वो साइन वेरिएशन को फॉलो करता है। तो जब आप इन तीनों को कंबाइन करते हो तो कुछ ऐसे बनता है, क्यू बी साइन थीटा, प्रोपोर्शन उठाकर लोग क्रॉस लगाते हैं बी, और इसी बी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स किन किन कंडीशन के अंदर जीरो होती है। ऐसा बताइए कि मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम रहेगी या फिर मिनिमम, ये डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ एक ही फैक्टर है मेन, दैट इज द थीटा, एंगल। अगर तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज का वेलोसिटी भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 रहेगा, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0। तो ये कंडीशन हो जाएगा आपका मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स का, कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, एंटी पैरेलल, क्योंकि साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपको डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स कैन बी मेड 0। तो दो कंडीशन है ये वाली, कि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होनी चाहिए। दूसरा आपसे पूछेगा ये कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब बनती है, वो देखिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए साइन थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, और ये कब होता है, 90।
दिस मीन्स अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है तो आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम, और वो इतना होगा क्यू बी बी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, तो वो कितना रहेगा, क्यू बी बी। और कब होगा मैक्सिमम, जब बी की होगी परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, ये दो कंडीशन आप दिमाग में रखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है। इसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वो देखें। क्योंकि चार्ज एक स्केलर होता है और ये थीटा जो था वो बी और बी के बीच का एंगल था, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, क्यू बी क्रॉस बी, क्रॉस रख करके लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूला में कौन से दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो कौन से दो वेक्टर्स होंगे, बी एंड बी। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का कि भी मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में लॉरेंट फोर्स के फॉर्मूलेटर हम देखेंगे लॉरेंट फोर्स क्या होती है, वहां पर भी सेम दो वेक्टर्स होंगे जो कि आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, बी एंड बी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसमें यहां से एक और फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं, वो कुछ ऐसे है। हम अब वेलोसिटी को पुट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी है कि जो चार्ज जब आपको मूव कर रहा होगा तो ये चार्ज कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, तो सपोज करिए एक एल लेंथ का वायर जिसके अंदर आपका ये चार्ज मूव कर रहा है, मान लो ये एल लेंथ कवर करते हैं इन टाइम टी, तो फिर इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, एल बाई टी। हमने अज्यूम किया कि चार्ज स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एल। तो यहाँ पुट कर सकते हैं, तो एफ आ जाएगा क्यू एल बाई टी बी साइन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू बाई टी एल बी साइन थीटा। अब ये क्यू बाई टी चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट, आई एल बी साइन थीटा। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक फोर्स का, आई एल बी साइन थीटा। और यहाँ पे ये थीटा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ये भी याद रखिए, आई एल क्रॉस बी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स के लिए जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके मूवमेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए चार्ज इस तरह मूव कर रहा था, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगनी चाहिए, तब जाके वो मैक्सिमम फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग गई इसकी डायरेक्शन के पैरेलल या लंबाई के डायरेक्शन के पैरेलल, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये दूसरा आपका था। इसके वजह से आप यूनिट बना सकते हैं इसकी, फोर्स की तो चलो न्यूटन ही होती है, पर अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बना सकते हो। जैसे देखिए आप बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ बाई क्यू बी साइन थीटा। फोर्स का न्यूटन, इसका कूलम, इसका रखेंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि डायमेंशन लेस होगा, तो आपका ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। आप चाहे तो उसको एम्पियर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए न्यूटन अपॉन कूलम पर सेकंड इनटू मीटर। ये कूलम पर सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर आपका यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और इसको बोलते हैं टेस्ला शॉर्ट में, याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला। आपको पेपर में मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे करके पूछेगा कि ये वाला यूनिट बताइए किस फिजिकल क्वांटिटी का है, या फिर ये वाला यूनिट। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, टेस्ला है। इसका एक सीरियस यूनिट भी होता है, उसको बोलते हैं गॉस। ये ज्यादा यूज नहीं होता है, टेस्ला ज्यादा यूज होता है, और इनका रिलेशन भी होता है कि एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होता है। शायद किसी न किसी न्यूमेरिकल पे काम आ सकता है अगर पूछते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड।
मान लीजिए कहीं भी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, मतलब प्लस से माइनस जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, मतलब प्लस ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से चार्ज पार्टिकल का पाथ हमेशा ही पैराबोलिक होता है, हमेशा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल इसको खींचेगा और पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के पाथ पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, अब नेचर ऑफ पाथ किस चीज पे डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है। इसके तीन केस बनेंगे आपके। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल है, ये तो कंडीशन हो जाएगा कि यहाँ पे जीरो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा बी और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया तो वो 0 हो गया। तो इस केस में जिस पाथ में वो ऑलरेडी आ रहा होगा, ठीक है, वही पाथ में वो कंटिन्यू निकल जाएगा। जैसे मान लो पहले से स्ट्रेट आ रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड में से भी कैसे चला जाएगा, वो स्ट्रेट ही चला जाएगा, कोई डेविएशन वगैरह नहीं होगा। दूसरा केस भी सेम ही है, अगर चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एंटी पैरेलल है, तब भी आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, 0। जिस पाथ में वो आ रहा था उसी पाथ में वो कंटिन्यू करेगा। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे कौन सा पाथ होता है आपका, सर्कुलर। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इस सर्कुलर पाथ के रेडियस से, कि दो चार्ज पार्टिकल दे दिए, न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, तो बताइए रेशियो क्या रहेगा सर्कुलर पाथ का। और चौथा लास्ट है, अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में किसी रैंडम एंगल पे हो अदर देन 0 और 90, जैसे मान लीजिए 60 हो सकता है, 30 कुछ भी हो सकता है, तो उनका पाथ रहेगा हेलिकल। तो ये चार पाथ आपके होंगे, दो केस में स्ट्रेट जाएंगे, दो केस में सर्कुलर और हेलिकल रहेंगे। अगर रेडियस का देख लीजिए, इस वाले पाथ को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, इस तरफ ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो जैसे ही ये अंदर जाएगा तो सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर देगा। मान लो उसका रेडियस कितना है, अगर सपोज कि इस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, m, क्योंकि सर्कल में जा रहा है तो इसके ऊपर सेंटीमीटर फोर्स लगेगी, वो कितनी होगी आपकी, mv² बाय, ठीक है। इस सेंटीमीटर फोर्स को एक्चुअली में बना कौन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, बोल लीजिए मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा जी, क्यू वी बी। अब मैंने साथ में साइन तो नहीं लगाया है क्योंकि थीटा ऑलरेडी कितना है आपका यहाँ पे 90 है, और साइन 90 कितना हो गया 1, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल रहेंगी, तभी तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो मूव कर रहा होगा। यहाँ से आपके पास r का वैल्यू आ जाएगा mv/qb। अब यहाँ तक क्वेश्चन ही पूछ सकते, थोड़ा आगे डिटेल्स कर देता है क्वेश्चन को, वो देखिए कैसे। एक तो आपने दो तीन चीजों का याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, और चौथा रहेगा आपका अल्फा पार्टिकल। इन दोनों का चार्ज सेम होता है, ठीक है, लेकिन इसका मास क्या होता है, छोटा होता है, इसका मास क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात करोगे, इसका जो चार्ज होता है वो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है, और इसका जो मास होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। जो न्यूट्रॉन है इसका मास जस्ट लाइक प्रोटॉन के लिए इक्वल होता है, बिल्कुल इक्वल, ठीक है। अब ये ना इस क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल को ले आता है, आपको बोला जाएगा कि भी एक प्रोटॉन है और एक आपका अल्फा पार्टिकल, दोनों को
सेम पोटेंशियल से एस्केलेट किया गया, तो बताइए इनके रेडियस का रेशियो क्या आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि फॉर्मूला में कहीं भी पोटेंशियल नहीं आ रहा है। फॉर्मूला में आपको क्या आ रहा है, मास आ रही है, वेलोसिटी आ रही है, चार्ज आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप एक नए फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा कि B क्या होता है, डब्ल्यू बाय क्यू। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका, B इंटू क्यू। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी इजीली बी का फॉर्मूला बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो आपका कैसे बनेगा, बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2b इंटू क्यू अपॉन एम। ये कह लीजिए बी आ जाएगी अंडर रूट 2b इंटू क्यू बाई एम। ये डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा अगर वो रेडियस का क्वेश्चन देता है आपको। तो बस आपने क्या करना, बी की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, इस बी की जगह। तो एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा m अपॉन क्यू बी इंटू अंडर रूट ऑफ 2b इंटू क्यू बाई एम। ये आपका फॉर्मूला रहेगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल रेडियस का। b आपको गिवन होगा या सेम दे देगा, वो कट जाएगा। इसको थोड़ा अगर और मॉडिफाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये अनरूट m में ये m में ये कैंसिल हो जाएंगे, अनरूट m बचेगा, ये नीचे भी आपका अनरूट क्यू बचेगा और इनको का बच जाएगा ये अनरूट 2b और नीचे आपका रहेगा ये 1/b, तो वैसे रहेगा। तो इन अनरूट्स को थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए कुछ ऐसे, 1/b इंटू अंडर रूट 2bm/q। ये फॉर्मूला रहेगा फाइनल रेडियस का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ये आपको डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि करेक्ट रिलेशन को चूज करिए कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है विद पोटेंशियल b, तो उसके रेडियस का करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो वो ये वाला होगा, बना लेना, उस समय तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये एक प्रोटॉन है, दूसरा कौन है आपका, अल्फा पार्टिकल। अगर इसका मास mt मानेंगे, इसके ऊपर चार्ज e मानेंगे, इसका मास होगा 4mp, इसका चार्ज क्या होगा 2e। तो सबसे पहले इसके रेडियस की बनाते हैं क्वेश्चन, r ऑफ प्रोटॉन। तो वहां से देखिए 1/b इंटू अंडर रूट 2bm ऑफ p अपॉन e, ये क्वेश्चन बनेगा इसका। और अल्फा पार्टिकल का बनेगा अंडर रूट 1/b 2b इंटू मास ऑफ अल्फा, जो कि 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। अब आपको अगर रेशियो पूछेगा, जैसे मान लो प्रोटॉन की अल्फा से पूछ ली, तो आप सॉल्व कर सकते हैं 1/√2 आ जाएगा ये। अगर उल्टा पूछेगा तो सिंपल √2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, लिख लेंगे अपनी लिस्ट में कि ये फॉर्मूला बनता है रेडियस का। थोड़ा रेडियस की कर लो किसी की भी, कि रेडियस आपका कितना आया mb/qb और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ये आएगा। अब इसके बाद आपको टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला आता है कि एक चार्ज पार्टिकल रेडियस बार में घूम रहा है, इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाइए कितना रहेगा। तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। तो एक चक्कर में ये 2 r डिस्टेंस कवर करेगा, वेलोसिटी हमने कितनी मानी है p। हम यहाँ से r का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो b से b कैंसिल हो जाएगा 2πm/qb। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात नोट करिए कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि टाइम पीरियड वेलोसिटी के साथ कैसे डिपेंड करता है, 4 ऑप्शन देगा आपको। अगली चीज, अगर पोटेंशियल का क्वेश्चन आता है तो टाइम पीरियड पोटेंशियल के भी इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी
पे ही कौन डिपेंड कर रहा था, पोटेंशियल। आप ऐसे वेलोसिटी वैल्यू पुट की थी कितना पोटेंशियल आया था, मतलब सवाल दे दूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन है एक ही है प्रोटॉन, इनू दो भी दे पोटेंशियल एक्सप्रेस किया गया, जब मतलब इतना कर दो कि दो प्रोटॉन ही ने इनू टू भी दे पोटेंशियल ਨਾਲ एक्सप्रेस किया गया, इनू बी ना किया गया। अब पूछोगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, ऑप्शन दे दूंगा 1:2, 2:1 हो जाएगा, 1:2 एंड फोर्थ आ जाएगा 1:1। तो अकॉर्डिंग केड़ा सही होएगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। फॉर्मूला में देखिए आप, आपको कहीं भी पोटेंशियल नजर ही नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी खत्म हो गई है। तो ये रेशियो का क्या बनेगा 1:1। तो ये नोट्स में लिखने लायक पॉइंट है कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है दो चीजों के, पहला वेलोसिटी और दूसरा पोटेंशियल, कि कितने पोटेंशियल के साथ आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो। सिमिलर इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपसे पूछी जा सकती है, म्यू जो कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो वो b/2πr आएगा, सॉरी qb/2πr। तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी इंडिपेंडेंट रहेगी वेलोसिटी की और पोटेंशियल की। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तीसरा इसकी शायद आपको थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे में पूछ सकता है इस पार्टिकल की। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, 12 mv²। बस आप यहाँ पे बी का क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपके पास एनर्जी की क्वेश्चन बन जाएगी। और चौथा यहाँ से कई बार ग्राफ पूछ लेता है, जैसे कि आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम पीरियड का ग्राफ बनाइए, या यहाँ ले लेते हैं टाइम पीरियड यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पे। तो ये शेप कैसा जाएगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी लिखा हमने कि वेलोसिटी और टाइम पीरियड आपस में इंडिपेंडेंट है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम पीरियड वही रहेगा, तो ये स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको टाइम पीरियड वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ पूछ सकता है किसी चार्ज पार्टिकल का, तो वो भी ऐसे आपका स्ट्रेट ही जाएगा। तीसरा आपने रेडियस का फॉर्मूला था mb/qb। आपको रेडियस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ग्राफ r वर्सेस b। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। देखिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो ग्राफ के पक्के आने ही हैं, या तो वो इस चैप्टर से होंगे या मोस्ट प्रोबेबली अल्टरनेटिंग करंट से होंगे। तो आप इस चैप्टर के ग्राफ अच्छे से करिएगा। ग्राफ बनाना इजी है, अगर आपको इक्वेशन याद है तो किसी भी चीज का ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा थोड़ा सा स्टडी होता है हेलिकल पाथ का। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड B है, तो चार्ज पार्टिकल B वेलोसिटी के साथ किसी एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है, तो इसका रिजल्टिंग पाथ होगा वो हेलिकल हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप यहाँ पे वेलोसिटी को दो कंपोनेंट स्प्रेड कर सकते हैं, b cos थीटा और b sin थीटा। ये जो b cos थीटा है इसके कारण आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, जो b sin थीटा के कारण किस पाथ में जा रहा है वो सर्कुलर में, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। आपसे पूछेगा एक वर्ड आता है यहाँ पे पिच। पिच यहाँ पे क्या होता है कि जो हेलिकल पाथ है उसका जो स्ट्रेट पोर्शन होता है इसका लंबाई जितना होता है उसको बोलते हैं पिच। तो पिच बनाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, वो b cos थीटा है, क्योंकि इसी के कारण क्या हो रहा है ये पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा और b sin थीटा क्या करेगा, उसको सर्कुलर में घुमाएगा। तो जो पिच का आपका फॉर्मूला रहेगा पिच निकालने का वो ये रहेगा b cos थीटा into t। वही लगाया हमने कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी का b cos थीटा पिच बना रहा है, टाइम आपका जो इसका टाइम पीरियड होगा उसको पुट करोगे। तो याद रखना कि पिच सिर्फ b cos थीटा पे डिपेंड करती है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपोनेंट हेलिकल पाथ में पिच बनाता है।
चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बायोट-सावर्ट्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आने हैं, चाहे इसकी एप्लीकेशन से है चाहे इसी से है। तो सबसे पहले समझिए कि ये लॉ आपको बताता क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये लॉ आपको छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, किसी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके बारे में बताता है। एक छोटा करंट एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा किसी पॉइंट के ऊपर, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। पूरी वायर का नहीं देता है, याद रखना है इसको। ये भी आपसे पूछ सकता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोट-सावर्ट्स लॉ। वो पूरी वायर का आपको मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं देगा, वो छोटे से करंट एलिमेंट का देगा। जैसे एक वायर है, इसमें मान लो करंट आई जा रहा है, इसका टोटल लंबाई मान लीजिए L है, आपको छोटा सा यहाँ पे लंबाई देना पड़ेगा, सपोज DL। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आता है I और DL का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। तो इस छोटे से आइडियल की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हो। जैसे मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूँ यहाँ पे, जो कि इस करंट एलिमेंट के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो बायोट ने तो सबसे पहले देखा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे इस करंट एलिमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, dB। ये जो dB है, छोटा मैग्नेटिक फील्ड, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये उन्होंने प्रैक्टिकली देखा था। ये 4 फैक्टर है। आई यानी कि कितना करंट जा रहा है वायर में, ऑब्वियस बात है कि जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरा करंट एलिमेंट का लंबाई, जितना बड़ा आप करंट एलिमेंट लेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा। तीसरा साइन थीटा, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, ये आपका करंट एलिमेंट का ओरिएंटेशन और पॉइंट पी का ओरिएंटेशन, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। चौथा आपका रहेगा डिस्टेंस, क्योंकि इस करंट एलिमेंट का उस पॉइंट से कितनी दूर वो आपका पड़ा है। इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन किया जाता है, देखो जो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, दिमाग में रखिएगा, नॉट अ वेक्टर फॉर्म। फिर इस प्रोपोर्शन का नोट लगाते हैं कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई। दिस इज कॉल्ड द परमेबिलिटी। जिस मीडियम में ये वायर पड़ी है, ये उसका परमेबिलिटी होता है। परमेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करने के लिए अलाउ कर रहा है। ये नापता है प्रैक्टिकली। ऐसे ही परमिटिविटी होता था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होता था कि कितनी वो अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मूव करने के लिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होगा। और इसका वैल्यू फिक्स होता है वैक्यूम के लिए 10⁻⁻⁷। यहाँ से आपको इसका क्वेश्चन आ सकता है इसकी यूनिट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये म्यू नॉट का यूनिट क्या रहेगा। तो लोग उसको बड़ी इजी यहाँ से बना सकते हैं। अगर देखें यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू आ जाएगा इस इक्वेशन से, dB इंटू r स्क्वायर बाय आइडियल sin थीटा। dB जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यूनिट रहेगा टेस्ला, ये मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर आ जाएगा। dl लंबाई है तो मीटर, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। और ये भी क्या हो जाएगा आपका यूनिट है पाई। तो इसका कंबाइंड यूनिट बनेगा आपका टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये म्यू नॉट का यूनिट है, ऐसा यूनिट है ये। तो ये आपकी बायोट-सावर्ट्स लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म है ये वाला, ठीक है। अब इसका एक वेक्टर फॉर्म भी है, वो आपको बेसिकली डायरेक्शन के बारे में बताएगा। उसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, आप प्लस 1 में पढ़ के आए होंगे यूनिट वेक्टर के बारे में कि अगर आपने कहीं भी डायरेक्शन लेनी है तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हमेशा एक यूनिट वेक्टर
तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है, उसका नाम मान लीजिए आर कैप। ये आर कैप आपको क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को ये लिख देते हो, इतना पोर्शन आपको क्या दे रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये आपको क्या देगा, उसका डायरेक्शन। अब आप यहाँ पे डीबी का वैल्यू पुट कर सकते हो, ये वाला जो कि मैग्नीट्यूड था, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म होगा बायोट-सावर्त लॉ का। ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि करेक्ट वेक्टर फॉर्म को चूज करें बायोट-सावर्त लॉ का। इसका एक स्टेप और होता है, क्योंकि जनरल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये पढ़ रखा होगा आपने, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर बेसिकली इसके लिए डिफाइन किया था। देखो डीएल था, करंट आई जा रहा था, ये पॉइंट बी आर था, ये हमने आर का किया था डिफाइन, यूनिट वेक्टर आर क्या है। तो ये उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आएगा, वहां वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डीवी आपका आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा इनटू आर अपॉन आर क्यूब बन जाएगा। देखिए पहले वहां पे स्क्वायर था, लेकिन बाद में क्या बन चुका है अभी, क्यूब। ये चीज का ध्यान रखना कि वेक्टर फॉर्म में आपका क्यूब आता है, नॉट स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर आपका स्क्वायर आएगा। इसको तरीका एक और लिखने का, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये आपको डेफिनेटली पूछ सकता है इनमें से कौन सा सही है। तो एक थीटा एंगल बेसिकली करंट एलिमेंट और आर के बीच का होता है। ये देखिए, ये करंट एलिमेंट और ये आर के बीच का ये वाला एंगल, ये थीटा होता है। हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, डीएल क्रॉस आर। तो यहाँ से एक चीज पता लगती है आपको कि ये मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन होगा। ध्यान से सुनना, जैसे आप थोड़ा सा पहले क्रॉस प्रोडक्ट का समझ लीजिए। अगर मान लो आपको दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी सी के इक्वल है, तो अगर ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो सी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो कहां पे होगा, जेड पे। तो ऑन द सिमिलर वे अगर आप मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन निकालना चाहते हो, तो जिस प्लेन के अंदर डीएल और आर लाई कर रहे होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। ये आपको चूज द करेक्ट में आ सकती है कि बायोट-सावर्त लॉ में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे लेते हैं। जिस प्लेन के अंदर डीएल क्रॉस आर होगा, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, जेड, अलोंग जेड हो जाएगा। तो ये लास्ट पॉइंट है इसका बायोट-सावर्त लॉ का। बाकी देखिए डायरेक्शन लेने के लिए आप, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का कहीं डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। उसमें करना कुछ नहीं होता, आपने अपना राइट हैंड का पाम लेना है और अंगूठी को रखना जिस तरफ करंट जा रहा है, और पाम को मूव करिए ऐसे। देखिए यहाँ पे इस तरफ करंट जा रहा है तो पाम इस तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, क्रॉस। तो अपने क्रॉस लगा रहे हैं। अगर करंट आपका उल्टा हो तो कहाँ होता है, ये बाहर की ओर। तो ये आपका राइट हैंड पाम रूल है कि अंगूठी को कहाँ रखिए, करंट के डायरेक्शन में, और पाम को मूव करिए। जिस तरफ पाम जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। एक और आप यहाँ से छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, शायद आपसे पूछ सकता है वो, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से रिगार्डिंग। ये परमेबिलिटी था और ये परमिटिविटी था। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना और उसका रेसिप्रोकल करते हो, तो ये लाइट की स्पीड के स्क्वायर के इक्वल होता है। या कुछ शायद डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट रिलेशन पूछ सकता है
ये कुछ ऐसे ही होता है। वैसे ये ईएम वेव के अंदर हमें डिटेल में है, लेकिन यहाँ पे भी ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो थोड़ा सा आप इस रिलेशन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सी यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ लाइट होगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। इसका एक शॉर्टकट दे देते हैं ताकि आपको इसके फॉर्मूलाज याद हो जाएं, क्योंकि हमें डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन में वो फॉर्मूला कैसे बना, अप्लाई करना ना चाहिए। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है आपका, ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये पॉइंट पी है डिस्टेंस आर के ऊपर, और अपने यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, देखिए इसके अराउंड आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लीजिए। ये आपने 10th लेवल भी पढ़ रखा होगा कि स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। शॉर्टकट क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लिखने का, ये दो फैक्टर तो हमेशा ऊपर की ओर आने ही आने हैं, हमेशा म्यू नॉट और आई हमेशा ऊपर रहने हर एक फॉर्मूला के अंदर। जो एक नीचे वाला फैक्टर है वो हमेशा वेरी करेगा, और नीचे वाला फैक्टर हमेशा आपका डिस्टेंस का होगा, या बोलिए लंबाई का होगा। यहां पे देखें इस शल्ले का या इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लंबाई कितना होगा, अगर इसका रेडियस r है, रेडियस r मतलब सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई r, तो ये लीजिए दैट इज द फॉर्मूला। तो ये स्ट्रेट लाइन की वजह से आपका फील्ड का फॉर्मूला बनेगा। अगर डायरेक्शन निकालना चाहते होगे तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करते हैं अंदर की डायरेक्शन जाएगा। हालांकि इसका रियलिटी में जो फॉर्मूला बनता है यहाँ से बना हुआ है वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर इस एंड का यहाँ पे एंगल बन रहा है φ1 और इस एंड का मान लीजिए बन रहा है φ2, इसका रियलिटी में फॉर्मूला ये होता है, ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में रख लेंगे, sin φ1 प्लस sin φ2, ये फॉर्मूला रहता है। इसके दो केस बनते हैं यहाँ पे, एक होती है इनफाइनाइट वायर और एक होता है सेमी इनफाइनाइट। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इनफाइनाइट है क्योंकि यही एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और इनफाइनाइट का फॉर्मूला ये होता है जो मैंने लिखवाया आपको। इसको हालांकि बनाने का तरीका क्या होता है कि अगर ये वायर इनफाइनाइट होगी ऐसे इस तरफ भी आगे जा रही है, तो ये φ1 और φ2 का वैल्यू 90 आ जाता है, तो आप φ1 और φ2 को 90 डिग्री पुट कर सकते हो इस फॉर्मूला में। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वही वाला फॉर्मूला बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई r sin 90 प्लस sin 90। तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका 2 पाई r। तो आप शॉर्टकट से आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अब दूसरा आपका केस आता है कि सर्कल के लिए, सर्कुलर कॉइल रिंग के लिए बोल लीजिए या कॉइल बोल सकते हैं, पहले सर्कुलर कॉइल का। एक सर्कुलर कॉइल करंट आई कैरी किया हुआ है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितना होगा। तो इसका भी एक शॉर्टकट है बहुत अच्छा सा। अगर आप सर्कुलर कॉइल की ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करोगे तो वो कुछ ऐसे होती है, ये आपने 10th लेवल पे देखा होगा, और बीच में से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती होती है, जैसे नॉर्थ से इधर करके देंगे साउथ। इसका शॉर्टकट क्या है आपका, अगर इसका रेडियस r है तो इसका डायमीटर कितना होगा 2r। तो करना आपने कुछ नहीं है, लिखना वही है म्यू नॉट आई, ये हमेशा ऊपर रहना है, नीचे आपका लंबाई का फैक्टर आएगा, क्योंकि इसके सेंटर से जो मैग्नेटिक लाइन निकल रही है ना वो स्ट्रेट है, ये सीधी है, तो सीधी लाइन का लंबाई कितना होगा, ये r टोटल लंबाई कितना हो जाएगा आपका 2r। तो बस आपने 2r से क्या कर देना है, इसको डिवाइड। तो ये आपका फॉर्मूला होगा एक पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे कितना बनता है। अगर आपको सेमी सर्कुलर कॉइल दी हुई है तो कुछ नहीं करना है, इसका और हाफ कर देना है 20 सेमी का,
तो यहाँ क्या जाएगा तो म्यू नॉट आई बाय 4r, और उसका भी हाफ कर देना है आपको। अगर आपको मान लो 1/3 दी हुई है, जैसे ऐसे कुछ दे दिया आपको कि इसकी वजह से पता करिए, ये 3 बाय या 1/4 है उसका, तो फिर कितना फॉर्मूला होगा इसका, म्यू नॉट आई बाय 8r। मतलब आपने इसको 1/4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा वो कोई भी पूछ सकता है, मतलब आपको ये मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक और छोटा सा पॉइंट है कि अगर कोई सेगमेंट दे दीजिए ऐसे, जो कि एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पे ये करंट आई कैरी कर रहा है। अब ये पता नहीं हमें कि सर्कल का कौन सा पार्ट है, 1/3 है, 1/4 है, 2/3 है, एंगल थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है इस पॉइंट के ऊपर। जिसका आपका फॉर्मूला रहता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इनटू थीटा बाय 360। या फिर थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल जो आपको दिया होगा 360 से डिवाइड कर देना, तो जो जहां पे का आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। सेकंड वाला, इसका आपको शॉर्टकट दे ही दिए कि कैसे आपने इसका फॉर्मूला बनाना है ये वाले का। तीसरा, कई बार दोनों को मिक्स कर देता है कुछ ऐसे, इसमें स्ट्रेट पोर्शन और कर्व पोर्शन को मिक्स कर दिया गया है। मान लो रेडियस आर्क है और करंट आई जा रहा है, तो ऐसे वाले पोर्शन में हमने एक चीज बड़े अच्छे से याद रखनी है कि स्ट्रेट पोर्शन की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। वो क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। देखो ये वाला सीन बन गया कि ये करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो अगर आप यहाँ पे करंट एलिमेंट चूज करेंगे DL, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो एंगल कितना रहेगा। और हम बायो साइड में पढ़ के आए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू नॉट IDL sin थीटा बाय थीटा। जब आप 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0, क्योंकि sin 0 कितना होता है 0। तो अगर स्ट्रेट सेगमेंट दिया हुआ है कहीं भी, उसके चाहे ऊपर हो पॉइंट या चाहे नीचे हो, वहां पे फील्ड आपका हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इन दोनों का तो फील्ड कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा इसका। अब इसका आपको शॉर्टकट से बताइए, क्योंकि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का कितना आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाय 4r, क्योंकि पूरे सर्कल का कितना होता है 2r, उसका हाफ कर दिया तो 4r। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, इजीली हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी दे सकता है आपको, फर्क कुछ नहीं पड़ना है, मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा, बिल्कुल सेम, लेकिन डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे डायरेक्शन क्रॉस थी ना, तो यहाँ पे कैसी बन जाएगी डॉट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो समझे मैंने क्या कहा, क्योंकि यहाँ पे करंट अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट क्या आपका अलग डायरेक्शन में, तो बस फेज के डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। अब अगर आपको बोल रहा है कि सॉलिनॉइड का बताइए फॉर्मूला क्या रहता है, इसको भी हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, या फिर टॉरॉइड का कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सॉलिनॉइड की वजह से। तो ये मान लीजिए कि सॉलिनॉइड, इसका लंबाई है L। अब यहाँ पे दो तरह की एन आते हैं, आपको पता होगा, एक बड़ी एन आएगी, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक आपका आएगा छोटा एन, उसको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब स्मॉल एन क्या होगा बड़ी एन बाय एल। तो यहाँ पे भी शॉर्टकट ये अप्लाई करना है आपने। तो आपने यहाँ पे भी सेम शॉर्टकट अप्लाई करना है। मान लो इसके अंदर करंट आई जा रहा है, ठीक है, शॉर्टकट क्या था कि बी के फॉर्मूला में म्यू नॉट आई तो हमेशा ऊपर रहना है एट फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पे कितनी है एन है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एन से, और नीचे क्या होता था आपका
कि अपने लंबाई से क्या करना है, उसको डिवाइड। इसका लंबाई कितना है आपका l, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई एल। अब ये एन वैल्यू को पुट कर देते हैं छोटी एन, म्यू नॉट एन आई, ये तो ये आपका सॉलिनॉइड का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप टॉरॉइड का बनाना चाहते हो, टॉरॉइड क्या होता है, जस्ट एक सॉलिनॉइड को कंप्रेस कर देते हैं ऐसे, मान लो इसका रेडियस है आपका r, तो चेंज कहीं नहीं आ रहा है। अब इसका लंबाई कितना होगा 2 पाई आर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका रेडियस होके म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, बस वो लंबाई से डिवाइड है यहाँ, और इस n बाई 2 पाई आर को क्या ले देते हैं स्मॉल n। तो ये भी सेम फॉर्मूला बनता है जस्ट लाइक सॉलिनॉइड। तो इस ट्रिक से आप 8 से 9 फॉर्मूला बड़ी इजीली लर्न कर सकते हो। आपको यहां से एक तरह का और क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कॉइल है दूसरी कॉइल है, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, यहाँ पे मान लो करंट जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज i1, यहाँ पे करंट जा रहा है मान लीजिए क्लॉकवाइज i2। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसको करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट है, सबसे छोटी वाली रिंग का लिखिए शॉर्टकट से, पहला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 बाय 2r1, ये शॉर्टकट से लिखा है हमने। म्यू नॉट I तो ऊपर रहेगा, नीचे डायमीटर से क्या कर दिया उसको डिवाइड, और दूसरी रिंग का क्या होगा म्यू नॉट I2 बाय 2r2। अब क्योंकि दोनों करंट आपस में क्या जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम के अपोजिट। तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप, बी नेट, दोनों का आपस में क्या कर देंगे माइनस, तो आपका काम खत्म हो गया। तो आंसर आएगा आपका म्यू नॉट I1 बाय 2r1 माइनस म्यू नॉट I2 बाय 2r2। अगर सेम डायरेक्शन में करंट होते तो फिर आप दोनों को क्या कर देते आपस में प्लस। ठीक है, जो ये भी इंपॉर्टेंट केस है आपको पूछ सकते हैं। और अगर आपसे डायरेक्शन पूछा गया कि भाई डायरेक्शन क्या क्या होगा, तो देखना पड़ेगा आपको कि किस लूप का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बन रहा है। अगर इसका ज्यादा बनेगा तो डायरेक्शन ये कंट्रोल करेगी, अब डायरेक्शन है तो आसानी है। अगर इसके हिसाब से लें, देखिए करंट ऐसे जा रहा है ना, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है मेरा बाहर की ओर, तो ऐसे डॉट लगाना पड़ेगा। अगर वो कंट्रोल करेगी बाहर वाली, तो देखिए अंगूठा कहाँ जा रहा है आपका अंदर की ओर। देखना पड़ेगा आपको कि कौन सी लूप का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो वो आपको पेपर में वैल्यूज दी होंगी। तो जिस लूप का ज्यादा होगा वो लूप कंट्रोल करेगी कि डायरेक्शन अंदर को जाएगा या फिर कहाँ जाएगा बाहर की ओर।